नारी समाजस्य कुशल वास्तुकारा। इंग्लिश में अगर हम इसे समझें तो वुमेन इज द स्किल्ड आर्किटेक्ट ऑफ द सोसाइटी, और अगर हिंदी में समझें तो समाज की असल वास्तुकार नारी होती है। नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है शक्ति स्वरूपा, आप सभी दर्शकों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्र पर इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसी चुनिंदा शक्तियों से मिलवा रहे हैं जिसे आप ये देखकर समझ सके कि वाकई वो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। तो चलिए आज मिलवाते हैं एक खास शख्सियत से जो हमारे साथ जुड़ रही हैं। देखिए कार्यक्रम शक्ति स्वरूपा। शक्ति स्वरूपा में हम आज जिस शख्सियत से आप सबको मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है वंदना डाडेल। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री की, कैबिनेट सचिव भी हैं। मैम सब कुछ जानने से पहले थोड़ा कि कैसे ये प्रेरणा मिली आपको, कैसे यहाँ तक पहुँची, लेकिन सबसे पहले वो एहसास हम अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं। इस मुकाम पर आकर कैसा महसूस होता है लोगों के लिए एक पावर फील कराना, एनर्जी फील कराना और वो एम्पावर्ड वुमेन सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना, कैसा फील होता है? जितनी बातों को आपने रखा उस रूप में कभी मैंने खुद को देखा नहीं है या उस दृष्टिकोण से चीज़ों को नहीं देखा है, लेकिन सचमुच अच्छा लगता है। और पीछे मुड़ करके जब देखती हूँ तो लगता है कि काफ़ी दूरी तय हुआ है और निश्चित रूप से बहुत लोगों का साथ इसमें रहा है। और महसूस होता है कि अब जिस स्थान पर हूँ वहाँ उस जगह से बहुत लोगों के जीवन में या राज्य की नीतियों में परिवर्तन लाने का जो एक प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत आशीषित मैं कह सकती हूँ कि महसूस करती हूँ। ये एक इंस्पिरेशन भी है मैम। अभी भी टाबू है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में कि वुमेन्स काफ़ी हर्डल्स पार नहीं कर सकती, खास करके वहाँ से जहाँ से लड़कियाँ ये सोचती हैं, लड़कियों को स्कूल तक जाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप जैसी महिलाएं जब इस पोजीशन पर आती हैं जो ये बताती हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्या लगता है कि वहाँ की लड़कियों को निकलने के लिए कौन कौन से ऐसी बाधाएं हैं जिनको हटाना पहले ज़रूरी है? मैं जिस समाज से आती हूँ, आदिवासी समाज से, मैं प्रारंभ में इस बात को कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज में जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे रही थी तो मुझसे यह प्रश्न किया गया था कि आप अपने समाज में वो कौन से एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज़ देखती हैं जो कि आप महसूस करती हैं कि दूसरे लोग इस आदिवासी समाज से इन बातों को सीख सकते हैं। और मैंने कहा था कि जो सबसे बड़ी क्वालिटी हमारे आदिवासी समाज की है वो है हमारा इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी कि समानता का जो अधिकार है। हाँ। जहाँ पर कि महिला पुरुष को एक समान देखा जाता है या फिर कई मायनों में महिलाओं को अधिक ज़्यादा अधिकार भी मिला हुआ है। हाँ। तो उस तरह का डिफ्रेंसिएशन नहीं है लड़के या लड़कियों में, लेकिन जहाँ पर गरीबी है, अज्ञानता है, वहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि माता पिता कोई जोर नहीं दे रहे हैं कि गांव में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं या ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, या फिर जहाँ पर कुछ कमी घटी नहीं भी है तो भी बेहतर कमाई के लिए, रोज़गार के साधन के लिए लोग पढ़ाई छोड़ करके बीच में कहीं और रोज़गार में जुट जा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बाधाएं हैं, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। और दूसरा, हमारे अर्बन क्षेत्र में भी हम लोग देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में पढ़ाई को लेकर के जो बहुत ही फोकस रहना चाहिए। हाँ। उसमें हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा कमी निश्चित रूप से उसको हम लोग यहाँ तक आप पहुँची मैम। और लेकिन जब आप पीछे पलट के, जैसे आप बता रही थी कि बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, तो टीनेज जब कोई लड़की उस एज में होती है उस वक्त ये डिसीजिव होता है कि उसे आगे करना क्या है। मुझे लगता है अब तो बच्चे बहुत ज्यादा मुझे लगता है हाँ 5th 6th स्टैंडर्ड से ही वो डिसीजिव होते हैं कि उन्हें आगे चल के करना क्या है। आपकी लाइफ में कब ऐसा आया, आपको लगा कि नहीं मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे आईएएस बनना है और ये एम्पावर्ड वुमेन जैसे जो शब्द है वो मेरे नाम के साथ जुड़ेगा, ऐसा कब फील हुआ आपको? वो डिसाइसिव मोमेंट उसको चिन्हित करना कठिन है, लेकिन
जैसे मैंने 10th और 12th करने के बाद उस समय बहुत करियर ऑप्शंस तो नहीं रहते थे, जैसे आपने कहा कि आज के बच्चों के पास आज बहुत सारे option हैं। एवेन्यूज हैं, ऑप्शंस हैं। उस समय लोग इंजीनियरिंग या मेडिकल पढ़ाई में अगर आप अच्छा करें तो इन दोनों चॉइसेस को हम लोग पहले ऑप्ट करते थे। और मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईआईटी दिल्ली से की। और इंजीनियरिंग में जब व्यक्ति उस वक्त जाता था तो लोगों के पास 3 ऑप्शंस रहते थे, एक बाहर जाने का, विदेश जाने का, या फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई में कुछ लोग निकल जाते थे और कुछ यूपीएससी की तैयारी में जुटते थे। मेरे परिवार से वैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, आइडिया भी नहीं था। और ये सर्विस क्या क्या ऑफर करता है, जो डाइवर्सिटी ऑफर करता है, ये बहुत सारी अन्य बातें, उन चीज़ों का मुझे ज़रा भी नॉलेज नहीं था उस वक्त। लेकिन मैं देखती थी जो यूपी बिहार तब था, तो बहुत लोग यूपीएससी की तैयारी में जुटते थे। अभी भी बिहार का नाम अव्वल ही रहता है। तो उन बातों को एक तरह से सोचते हुए मैंने भी विदेश नहीं जाना, ये मैं बहुत श्योर थी। मुझे लगता था कि मुझे भारत में रहना है, माता पिता बाहर जाना नहीं है, वो क्लियर था। और धीरे धीरे तैयारी करते वक्त ये एहसास भी हुआ कि नहीं, मैं ऐसे क्षेत्र में जाना चाहती हूँ जहाँ पर कि ग्रास रूट लेवल से एक कनेक्ट बन सके, वो मुझे दिखता था। और वो एक अट्रैक्शन था इस सर्विस के लिए, जहाँ पर मुझे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर और इंटीरियर एरियाज़ में काम करने का मौका मिले, वहाँ पर कुछ डिफरेंस ला सकूँ, वो हमेशा से एक अंदर में सोच थी। क्योंकि वैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में अगर उसे अपना करियर बना रहा है तो एक सोच हमेशा रहती है कि कुछ बदलना है, सोसाइटी को कुछ देना है। सोसाइटी के जो इश्यूज हैं वो अगर आपको इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा सर्विस है जिसमें आप क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ आप इंटरैक्ट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो वो जो सेटिस्फैक्शन होता है वो किसी और करियर में हम लोग नहीं हो पाता है। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, एम्पावर्ड वुमेन की बात कर रहे हैं, तो मैम ये सवाल हर कोई जानना चाहता है। मुझे लगता है कि आप जब भी स्क्रीन पर आती हैं और वो जब सरकारी चीज़ों को आप जब प्रेजेंट करती हैं, तो मुझे लगता है कि आधे लोग जो अब जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं इस फील्ड के लिए, ज़रूर ये सोचती होंगी कि क्या लड़की होना और इन चीज़ों की तैयारी करना, उसमें कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम की नहीं, अगर मैं लड़का होती तो शायद मुझे ज़्यादा आसानी होती, सहूलियत होती, लड़की हूँ इसलिए थोड़ी सी, चाहे वो कोचिंग की बात हो, गाइडेंस की बात हो या फिर फैमिली सपोर्ट की बात हो, ऐसा कभी आपकी लाइफ में आया? फैमिली सपोर्ट में कभी कोई कमी नहीं रही। और कभी वो, हम लोग 3 बहनें हैं और फैमिली सपोर्ट में कभी कोई उस तरह की बात नहीं रही। लेकिन हाँ, मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ पर 11th-12th की सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से की। अच्छा। और उस वक्त मैं याद करती हूँ कि क्लास में 300 लड़के रहते थे, 4-5 लड़कियाँ रहती थी। तो स्वाभाविक रूप से जो लड़कियों का इंटरेक्शन रहता था वो लड़कियों के बीच में ही सीमित रहता था ना। तो शुरुआत से ही जो एक इन्फॉर्मेशन रहता है वो कहीं ना कहीं वो सीमित हो जाती है, वो एक ऑब्स्टिकल रहता है। उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग में गई, वहाँ भी मेरे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मैं अकेली लड़की थी। अच्छा। और साथ ही साथ जो हमारा हॉस्टल था, कैलाश हॉस्टल, वहाँ 150 लड़कियाँ थी, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट की एक भी कोई सीनियर नहीं थी। तो वैसे परिस्थिति में निश्चित रूप से दिक्कत आती है कि आप अपने जो पढ़ाई के जो प्रॉब्लम्स हैं किसी से डिस्कस या शेयर नहीं कर सकते, वो चैलेंजेस थे। लेकिन इसके बाद यूपीएससी की तैयारी करने में और यहाँ इस सर्विस में शुरुआत से ही कभी फीमेल होने के कारण कहीं पर कोई चैलेंज रहा हो या रिस्ट्रिक्शन रहा हो, वो मैंने महसूस नहीं किया। और वो बहुत बड़ी बात है, मैं समझती हूँ, जो सीनियर्स का सपोर्ट रहा और सभी जगह, या लोगों का जो एक्सेप्टेंस रहा, मैं नहीं समझती हूँ कि फीमेल होने पर कहीं कोई कठिनाई हुई। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार इश्यूज के प्रति विमेन होने के कारण कुछ बातों में एक अलग पर्सपेक्टिव या अलग दृष्टिकोण से चीज़ों को हम लोग देखते हैं, या अलग अलग चीज़ें हम लोग को ज़्यादा डीपली अफेक्ट करती हैं, ये बात हो सकती है। ये कहते हैं कि इनबिल्ट है, वुमेन जो हैं वो इमोशनली इन्वेस्टेड होती हैं, तो ये चीज़ें आपको जब आपने जॉब मतलब आप आई सर्विस में, उस दौरान से अब तक कभी ऐसा लगा कि इमोशनल होना, ये जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, उसका कुछ असर रहा बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनके मुकाबले, क्योंकि चूंकि वो मेल मेंबर है,
मैं फीमेल हूँ, जैसा कि आपने कहा कि उस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ा जब आप अकेली स्टूडेंट थी अपने डिपार्टमेंट में, ये सर्विस के दौरान कभी ऐसा लगा? सर्विस के दौरान कई बार बहुत अच्छा भी लगता है कि आप फील्ड में हैं और आप लीड कर रही हैं और बड़ी सी मीटिंग हॉल में आप गई हैं, सारे जेंट्स हैं, आप अकेली विमेन लीड कर रही हैं, वो अच्छा लगता है। और जहाँ पर आपने इमोशंस या भावना की बात कही, तो पीछे मुड़ करके जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत बार जो डिफरेंस मैं देखती थी हमेशा मेल काउंटर पार्ट्स और स्वयं में, और ये जरूरी नहीं कि मैं फीमेल हूँ इस कारण से वो डिफरेंस ये था, लेकिन ये ऐसा रहा है। वो मुझे लगता था कि मैं इंडिविजुअल इश्यूज या इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स कोई लाता है, या किसी की कोई गरीब महिला आई या कोई बच्चा आया, तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व्ड हो जाती थी। जहाँ तक मेरा प्रशासनिक दायित्व समाप्त हो जाता है, उससे बियॉन्ड जा करके करने का हमेशा प्रयास रहता था। और शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद ये बातें सही नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाती हूँ, और लेकिन बाद में मुझे लगता है कि जब मैच्योरिटी आती है तब रियलाइज़ होता है कि हम लोग हर कोई अलग अलग तरह की हम लोग की थिंकिंग है। आपने जो कहा कि कुछ चीज़ें इनबिल्ट हैं, हाँ। और ये प्रयास नहीं होना चाहिए कि मैं उसकी तरह दिखूं, उसकी तरह रहूं, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हम लोग सबों की एक अपने सर्विस में भी एक यूनिक कॉलिंग है, और उस स्थान, उस जगह को हमको जस्टिफाई करना है। कोई आपकी सर्विस के दौरान कोई ऐसा किस्सा रहा हो जहां कोई एक ऐसा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे आपके पास केसेस होंगे जहां पे आप खुद ही बोल रही हैं कि मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ, डीपली इन्वॉल्व होती हूँ, लेकिन कोई ऐसा किस्सा अब तक का रहा होगा जहाँ पर आप घर लौटी होंगी और उसके बाद बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि आज का दिन वाकई वर्थ था, ये मेरी सर्विस के लिए वर्थ था? कोई ऐसा किस्सा जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें? ऐसे अचानक सोचने से याद नहीं आता, हाँ। लेकिन हाँ, कुछ बातें जिनसे मैं डीपली इन्वॉल्व्ड रही हूँ, जैसे गिरिडीह में हमारे बिरहोर बच्चों के बीच में हम लोग काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पर कर रहे थे, और वहाँ पर उन बच्चों के लिए हम लोगों ने चैरिटी शो करके कॉर्पस फंड हम लोगों ने क्रिएट किया था, और उस बाद में उस कॉर्पस फंड के माध्यम से कुछ एनजीओज को उनके जो मैन पावर थे उनकी फंडिंग होती थी, और उन बिरहोर पॉकेट्स में हम लोग उनकी पूरी उनको रीच आउट कर रहे थे, और उनमें से 25 बच्चों को हम लोगों ने कार्मेल स्कूल में भी दाखिला दिलाया था। और उन बच्चों में एक ही सिर्फ लड़की थी उस वक्त जो बिरहोर बस थी, हाँ, एक ही लड़की थी, आरती। अच्छा। आरती उसका नाम था। और देखिए ये नाम याद है आपको, इससे ये पता चलता है कि वाकई मतलब आप कह रही थी कि मैं डीपली इन्वॉल्व हो जाती हूँ, ये चीजें हैं। इसके बाद बहुत लंबा उसके साथ एक एसोसिएशन रहा। वो मेरी बेटी की उम्र की थी, पहली बार हमारे घर आई थी, तो बेटी ने उसे एक डॉल दिया, उनकी एक फोटो ये थी। और इसके बाद उस बच्ची को कुछ एक इस तरह का डिजीज़ हो गया था, जिससे उसको बहुत तकलीफ थी। उसको रांची ला करके हम लोग रखे थे, ट्रीटमेंट करा रहे थे, रिम्स में भर्ती रहती थी। और हम लोग कुछ ये भी रन करते हैं, चैरिटी ये करते हैं, साथ में वो रहती थी। बहुत लंबे समय तक वो रही। और इसके बाद उसे यहाँ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अपना गाँव भी मिस करती थी, यद्यपि उसके पेरेंट्स आ करके मुलाकात करते थे। और बाद में जब वो अपने गांव लौट रही थी, तो बहुत प्रेम के साथ उसे विदा किया गया। बहुत बड़ा सा टेडी बेयर, वो उसे पसंद था, उसकी खुशी के लिए कर सकते हैं, जो उसको जो उसे पसंद था। और उसके बाद हम लोगों को कुछ महीने बाद खबर मिली कि वहाँ गांव में फिर से उसका डिजीज़ जो है वो बढ़ गया था, और उसकी मृत्यु हो गई। तो अफसोस हुआ, लेकिन एक खुशी मिलती है, संतोष मिलता है कि लोगों के जीवन में जो हम लोग प्रेम भर पाएं। वो ना सिर्फ इस सर्विस की बात है, लेकिन किसी भी करियर में रहें, कोई भी कार्य क्षेत्र में रहें, काम हम लोग कुछ भी कर रहे हों, जैसा मदर टेरेसा भी कहती थी, आप जो भी काम करें, लेकिन उसमें आप कितना प्रेम भर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस सर्विस में वैसे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, जहाँ पर कि लोग कुछ प्रॉब्लम लेकर के कर सकते हैं, तो वो अच्छा लगता है। आपकी बातें सुन के देखिए मुझे एकदम मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि वो इंसान कोई भी काम कर रहा हो, अगर आपने अपनी भावना वहाँ नहीं लगाई है तो फिर वो बेकार है, चाहे उसका आउटपुट कुछ भी रहा हो।
इन सब के अलावा एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है मैम, मुझे लगता है कि आप भी सर्विस में हैं, हम जैसी कई लड़कियां जो बाहर काम करती हैं, मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है आपकी फैमिली के अलावा। जब आप बाहर निकलती हैं आपका कोई नहीं होता। हमें भी यही सिखाया गया है कि अपनी फैमिली जितना एक्सपेक्टेशन बाहर से नहीं रखनी चाहिए। ये सच है, लड़कियों के लिए तो ख़ास करके। जब आप बाहर निकली एक लंबा वक्त इस सर्विस में, मोरल सपोर्ट कभी भी ऐसा लगा कि थोड़ा डाउन हो रहा है, कलीग से वैसा कॉपरेट वो नहीं कर रहे हैं, या फिर मैं थोड़ा सा और मुझे कुछ और करना चाहिए था तो ये चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती, राह थोड़ी सी आसान हो जाती, वो मोरल सपोर्ट कौन रहा और कैसे रहा? इसमें दो बातें मैं कहना चाहूँगी। एक फैमिली सपोर्ट में मेरी शादी 1998 में हुई और 25 साल हो गए हैं। तो हस्बैंड के रूप में जो मुझे सपोर्ट मिला, ना सिर्फ सर्विस में आने के बाद लेकिन सर्विस से पहले भी, तैयारी के समय से ही, और वो भी आईटी दिल्ली के हैं, तब से हम लोग का परिचय था। और मेरे हस्बैंड ना सिर्फ करियर में हमेशा जो हमारी चैलेंजेस हैं उसमें उनका पूरा सपोर्ट रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो हम लोग की फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं किसी भी महिला के लिए, उसको बराबरी से शेयर करना, और जहाँ पर मुझे समय की कमी हो रही है वहाँ पर खुद ज़्यादा समय देना, उस तरह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ज़रूरत रूप में वो रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग रहा है। और एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हस्बैंड्स को इस तरह की बातें सुननी चाहिए। बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैम जो कहने जा रही हैं वो मैम के जैसी, हमारी जैसी उन तमाम जो वर्किंग लेडीज़ हैं जिनके लिए हस्बैंड्स उनके अपार्ट रहे हैं, और उनके सपोर्ट के बिना मुझे नहीं लगता है कि मैरिड लाइफ में वर्किंग वुमेन होते हुए आप सक्सेसफुली कोई फैमिली रन कर सकते हैं। तो सुनिए ज़रूर, बताइए मैम। तो इस करियर में आने के बाद मैंने इंजीनियरिंग की थी, फिर यूपीएससी किया। उसके बाद फर्दर कुछ कोर्स करने, पढ़ाई करने की मुझे बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा नहीं थी। अच्छा, आप करना नहीं चाहते? वैसी कोई लालसा नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं। तो फिर मैंने जो हम लोग का एक प्रावधान है उसके तहत मैंने यूएस से, सिराक्यूज यूनिवर्सिटी मैक्सवेल स्कूल से एग्जीक्यूटिव मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स मैंने किया। वो 10 महीनों का कोर्स होता है, और उसमें जब बच्चे हमारे साथ में हमारे गए थे, और जब मुझे दिन भर अपनी कॉलेज अटेंड करनी है, असाइनमेंट्स करने हैं, तो निश्चित रूप से जब तक कोई सपोर्ट साथ में नहीं रहेगा कैसे होगा। तो मेरे हस्बैंड ने ईएल के लिए अप्लाई करके उन्होंने अपने 300 दिन का ईएल एग्जॉस्ट किया और आपके लिए और साथ में गए ताकि मैं वो कोर्स कर सकूं, और जब तक मैं वो कोर्स करूं वो बच्चों की पूरी देखभाल करें। तो इस तरह का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उनका रहा है, जो कि हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कि मैं अपने करियर, अपनी पढ़ाई को कैजुअली ना लूं, जितना दे सकती हूँ, जितना 100% दे सकती हूँ। मतलब अगर उन्होंने सपोर्ट किया तो आपने भी अपना 1000% पे किया खुद के लिए, कि उनका जो वो उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है वो बेकार ना जाए, व्यर्थ ना जाए। तो ये देखिए, मतलब अगर आप एम्पावर्ड वुमेन की बात करते हैं तो एम्पावर्ड वुमेन के पीछे जो सपोर्ट होता है वो कितना ज़रूरी होता है, चाहे वो आपके पिता भी हो सकते हैं, आपके पति भी हो सकते हैं। और मैम तो ये अपनी ज़ुबान से कह रही हैं कि अगर पति का सपोर्ट नहीं होता तो शायद यहाँ नहीं होती। बहुत सारी बातें हुई मैम, लेकिन आपकी बातें सच में बहुत सारे जो यंगस्टर्स बाहर आपको देख रहे होंगे उनके लिए आप बिल्कुल इंस्पिरेशन है। आज के ज़माने की लड़कियों के लिए जिनके पास वेरियस ऑप्शंस हैं करियर बनाने के लिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी अव्वल है, क्योंकि आपको वहाँ पर ना सिर्फ प्रेस्टीज मिलता है बल्कि आपके पास वो चीज़ें, सब चीज़ें करने का एक मौका होता है कि आप लोगों को कुछ दे सकें, सोसाइटी को कुछ दे सकें। क्या कहना चाहेंगी ऐसी लड़कियों के लिए, एम्पावर्ड होने के लिए, उन लड़कियों को जो सिर्फ सपने देख पा रही हैं, पूरा नहीं कर पा रही हैं? उन बच्चियों के लिए जो यूपीएससी देना चाहती, जैसा आरती जी ने कहा, बिल्कुल शुरुआत में जो आपने कहा कि महिलाएं जो हैं वो असली वास्तुकारा होती हैं, आर्किटेक्ट ऑफ सोसाइटी। और ये जो सर्विस आपको प्लेटफॉर्म देता है, कैनवस देता है, उसमें आप डिसीजन मेकिंग हर लेवल पर ले पाती हैं। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि एम्पावर्ड वुमन वही है जो कि एक तरह से डिसीजन मेकिंग में उसका रोल हो, चाहे वो परिवार में क्यों ना हो, एक अपने स्कूल में काम करती है वहाँ पर उसका डिसीजन मेकिंग में रोल हो।
और इस सर्विस में हर लेवल में हम लोग डिसीजन मेकिंग में जब हम लोग शरीक रहते हैं तो समाज को जिस रूप में हम लोग देखना चाहते हैं, जो डिफरेंसेस को लाना चाहते हैं, उन डिफरेंसेस को लाने में हम लोग का योगदान रहता है। और इसलिए मैं सचमुच कहूँगी जो बच्चियाँ आना चाहती हैं वो इसके लिए प्रयासरत रहें। और आज के यूथ के लिए मैं समझती हूँ जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है, जो सोशल मीडिया का जो बिल्कुल इन्फ्लुएंस कहें, बहुत सारी बातें जो बच्चे सीखते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से आज बहुत बड़ी रीति से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि यह ध्यान रखना है कि हम लोग हमेशा एक वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं रहें, नहीं जिए, जो कि एक तरह से कई मायने में एक तरह से एक डिसेप्शन है, इल्यूजन के रूप में एक फेक वर्ल्ड है, बिल्कुल सही कहा आपने, इल्यूजन है, ये इल्यूजन है। और यही कारण है हम लोग सुनते हैं अखबारों में, हम लोग पाते हैं कि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके इतने फॉलोअर्स थे और अचानक उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह की बातें हम लोग को सुनने को मिलता है। तो बच्चों से, यूथ से, मेरे बच्चे भी टीनेजर्स हैं और इस बात को मैं देखती हूँ और यही उनके लिए भी इच्छा रखती हूँ और बार बार सलाह देती हूँ कि रियल वर्ल्ड से उनका कनेक्ट होना ज़रूरी है। जो अपने आसपास हैं, अपने माँ बाप हैं, अपने टीचर्स हैं, अपने आस पड़ोस में लोग हैं, आसपास की ज़िंदगी से कनेक्ट रहना है, आसपास की समस्याओं से, जो संघर्ष हैं, जो लोग हैं, उनसे वे उनके प्रेरणा स्रोत जब रहेंगे तो निश्चित रूप से जो निराशा, हताशा हम लोग देखते हैं बहुत सारी छोटी छोटी बातों में आ जाती है, वो बातें नहीं रहेगी। और जो लक्ष्य उन्होंने अपने जीवन के लिए तय किया है उसको बहुत ग्राउंडेड हो करके रियलिस्टिक ढंग से उस ओर वो अपने लक्ष्य की ओर वे बढ़ पाएंगे। मतलब अगर आप अपने मेहनत के प्रति ईमानदार रहेंगे तो सक्सेस आपको मेहनत के लिए बिल्कुल कोई विकल्प नहीं है। बाकी आप गिफ्टेड हो सकते हैं, टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन मेहनत के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। वो मेहनत तो आपको करनी है। और जीवन में हमेशा लोग कहते हैं, हमेशा इस बात को हम लोग सुनते हैं कि रिग्रेट तभी रहता है जब किसी भी जगह, चाहे अपने परिवार की देखरेख में या अपने करियर में, अगर हम लोगों ने कहीं भी लगता है कि हमने अपना 100% नहीं दिया तो वो रिग्रेट रह जाता है। 100% देने के बावजूद आउटकम आपके अनुकूल ना भी रहे तो भी अगर आपने अपना ईमानदारी से 100% दिया है तो वो सेटिस्फैक्शन रहता है। वो लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ वंदना डाडेल IAS और अभी मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव भी हैं, कैबिनेट सचिव भी हैं। इनसे बातचीत करके बहुत कुछ हमारे यंगस्टर्स ने सीखा भी होगा। और जैसा कि हमने ये इस कार्यक्रम का नाम ही है शक्ति स्वरूपा, बिल्कुल एक एम्पावर्ड वुमन, जो ये बताने की कोशिश उन्होंने की कि अगर आप भी मेहनत करें, अगर आप भी अपनी छवि, अपना नाम अगर कुछ प्रेस्टिजियस लिस्ट में चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस नवरात्र में शक्ति स्वरूपा बनकर हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शक्ति स्वरूपा में आज हमने बातचीत की IAS वंदना डाडेल से, और शक्ति स्वरूपा में हम ऐसे ही शख्सियत से आपको मिलवाते रहे हैं जो आपके लिए, हमारे लिए, पूरे समाज के लिए शक्ति स्वरूप है। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।